अब चलिए देखते हैं कि डोज के साथ क्या हो रहा है और कुछ सकारात्मक चीजें निश्चित रूप से। मेरा मतलब है वे इसे उजागर कर रहे हैं। हम सभी जानते थे कि ये हो रहा था। मेरा मतलब है बस पुराने जमाने की सामान्य समझ का उपयोग करना। जब कोई राजनेता या सरकारी कर्मचारी वह नौकरी लेता है जो चलिए कहते हैं सालाना $250,000 का भुगतान कर रही है और किसी तरह आप जानते हैं और उनकी कुल संपत्ति चलिए कहते हैं $500,000 है और फिर किसी तरह 3 4 5 साल के भीतर उनकी कुल संपत्ति 25 मिलियन तक बढ़ जाती है। क्या क्या हो रहा है? मेरा मतलब है अगर मैं आप में से किसी भी विद्रोही पूंजीपतियों से पूछूं यहां तक कि डोज से पहले क्या हो रहा था तो आप कहेंगे ये संदिग्ध है, ये संदिग्ध व्यापार है। वे ले रहे हैं, वे टेबल के नीचे रिश्वत ले रहे हैं। मेरा मतलब है ये तीसरी दुनिया के देश की चीजें हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे इसे अर्जेंटीना में करते हैं या वे इसे अर्जेंटीना में भारी मात्रा में कर रहे थे, कोलंबिया में कर रहे थे, चीन में कर रहे थे, हर जगह कर रहे थे, लेकिन वे इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कर रहे हैं। बिल्कुल हम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जानते हैं ये राजनेता एक दर्शनीय रेलवे की तरह ही बेईमान है। नैन्सी पेलोसी, आपको नहीं लगता कि वह अंदरूनी व्यापार कर रही है? मेरा मतलब है चलो आप किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इन लोगों के पास कोई नैतिक या नैतिक उत्तर सितारा है? बिल्कुल नहीं। वे केवल इस नौकरी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उन्हें बहुत ताकत मिलती है और वे जानते हैं कि अब इस लाइसेंस या जो भी हो, उसे पाने के लिए आपको उनके माध्यम से जाना होगा और ओह! हाँ, आपको मेरी चैरिटी को $5 मिलियन दान करना होगा। और फिर ये चारों ओर घूमता है और वे बस पैसे को धोते हैं। मेरा मतलब है ये सरकारी अधिकारी और राजनेता पैसे को धोने में मैक्सिकन कार्टेल से भी बेहतर हैं। मैं यह तर्क दूंगा। वे शायद वास्तव में डिनर के लिए बाहर जाते हैं और नोट्स का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, जो महान है, वो ये है कि डोज वास्तव में इस पर प्रकाश डाल रहा है। उस पर प्रकाश डाल रहा है जो हम जानते थे कि पर्दे के पीछे हो रहा था। और मुझे लगता है कि ये एक पूर्ण सकारात्मक है। मैं चाहूंगा कि वे अधिक ध्यान केंद्रित करें नियमों और नौकरशाही और लाल फीताशाही को कम करने पर। मुझे लगता है कि यही वह है जो अर्थव्यवस्था की सबसे अधिक मदद करेगा और यही वह है जो उन्हें विनिर्माण वापस लाने की अनुमति देगा अगर वे बाकी सब कुछ सही कर लेते हैं। लेकिन इसे अलगाव में देखते हुए मेरे लिए ये शानदार है। ये बिल्कुल शानदार है। वे इन अपराधियों पर प्रकाश डाल रहे हैं। मेरा मतलब है वे बिल्कुल वही हैं। ये मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जो मैं हमेशा अपने पिता के बारे में बताया करता था। मेरे पिता थे थे बहुत बूढ़े थे और उन्होंने अपने जीवन काल में सभी राष्ट्रपति देखे थे और ये 2005 में उनके निधन से पहले की बात है और मुझे याद है कि मैं उनके साथ बैठकर टेलीविजन देख रहा था और हमने कभी राजनीति के बारे में बात नहीं की। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जी, कभी नहीं। और वो बस यूं ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों पर एक शो देख रहे थे और वह हिस्ट्री चैनल या कुछ ऐसा देख रहे थे। मैंने सोचा आप जानते हैं पिताजी हैं, बहुत लंबे समय से जीवित हैं, उन्होंने बहुत से राष्ट्रपति देखे हैं। तो मैंने कहा आप जानते हैं आपका पसंदीदा राष्ट्रपति कौन है? और उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा उनमें से कोई नहीं। मैंने कहा चलो पिताजी, कोई तो होगा जिसे आप वास्तव में पसंद करते होंगे, जो आपका पसंदीदा होगा। और मेरा मतलब है मैं कह रहा हूं पिताजी, आपने देखा है जैसे आप जानते हैं आपने रूज़वेल्ट, एफडीआर, रीगन के समय को देखा है आपने। आप जानते हैं उन सभी अन्य लोगों को देखा है जिन्हें शानदार माना जाता था। और वह कहने लगे नहीं, 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 मुझे एक भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं? वह बस मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं क्योंकि वे सभी बेईमान हैं। बस इतना ही था? ये मेरे पिता के साथ राजनीति पर मेरी एकमात्र बातचीत थी। और जितना समय बीतता गया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मज़ाक नहीं था। ये वास्तव में बहुत गहरा था और हम आज डॉज के साथ इसे होते हुए देख रहे हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। यही है। वो बस मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं जॉर्जी बॉय, क्योंकि वे सभी बेईमान हैं। मुझे वो कल की तरह याद है। ठीक है, डॉज उन फेड्स की जांच कर रहा है जिनकी संपत्ति सामंथा पावर के खुलासे के बाद बढ़ गई है। तो ये एक महिला है जो मुझे लगता है यूएसएआईडी या यूएसएआईडी की पूर्व प्रमुख थी। तो उसने $2.5 लाख में ये काम लिया और इसे देखिए, कुछ साल बाद उसकी संपत्ति 30 मिलियन हो गई। क्या यह है? ये कैसे संभव है? क्या यह है? एक किताब का सौदा था। देखिए, एक किताब का सौदा आपको 30 मिलियन नहीं दे रहा है और वैसे आप इस पर आय के रूप में कर चुका रहे हैं, है ना? तो अगर वह 250,000 कमा रही है, तो वह कर चुका रही है, वह खर्चे चुका रही है। ऐसा नहीं है कि वह हर साल 250,000 ले रही है और उसे शेयर बाजार या किसी प्रकार के कॉल विकल्पों में डाल रही है और उसे बस किस्मत से 30 मिलियन मिल गए।
नहीं, 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 इस पर विचार करें। वो शायद डीसी में रह रही है। तो यह 250,000 आप जानते हैं, जब वह कर चुका रही है और अपने सभी खर्चे चुका रही है, साल के अंत में वह शायद क्या 50,000 बचा रही होगी। तो आपके पास सालाना 50,000 है, जिसे आप आगे बढ़कर निवेश कर सकते हैं और 5 साल में आपने उसे 30 मिलियन में बदल दिया। हाँ, मुझे नहीं लगता तो मस्क है। मुझे लगता है कि ये वही महिला है। तो मारियो। नफाल इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। मस्क मुझे विश्वास है इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार और ये इस महिला के पास वापस जाता है। आय के स्रोत विविध रहे हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में बात की। अगर हमें अनुमान लगाना पड़े तो डोज की ट्रेजरी, यूएसएआईडी और पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस से जानकारी तक पहुंच, पालंटियर के इरादे, उ इंटेलिजेंस, उ उपकरण के माध्यम से जल्दी से कई परतों के संगठनात्मक धुंध के माध्यम से छिपे भ्रष्टाचार को उजागर कर देगी। बिल्कुल। और आज मेरी ब्रायन जॉनसन के साथ बातचीत हुई और वो बात कर रहे थे कि कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका अब परोपकारी नहीं रहेगा। और मैंने कहा, खैर ब्रेंट, मुझे नहीं पता कि परोपकारी संयुक्त राज्य अमेरिका कभी परोपकारी था। मुझे लगता है कि यह सिर्फ करदाताओं को लूटने का एक बहाना था। और ये सभी चीजें जो परोपकार के नाम पर स्थापित की गई थी, वास्तव में सिर्फ वे वास्तव में सिर्फ एक धोखा है। सच कहूं तो वे सभी लोगों के लिए सिर्फ एक धोखा है। जैसे कि शक्तियां वहां बैठकर कुछ भी प्रभावी नहीं करती और बस रिश्वत लेती हैं। और जैसा कि आयन रैंड ने कहा, भ्रष्टाचार उस राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर बस अपने शुद्ध मूल्य को करदाता की कीमत पर बढ़ाएं। और जबकि और यही बात इसके बारे में घृणित है और वे ये सब करते हैं जबकि एक ही समय में नैतिक उच्चता का दावा करने की कोशिश करते हैं। हम अच्छा कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम दुनिया को बचा रहे हैं, हम ये और ये कर रहे हैं, आप जानते हैं। मैं और क्लाउस वास्तव में बाहर जाकर फर्क कर रहे हैं। और फिर हाँ, वैसे बस हाँ, वह 5 मिलियन की रिश्वत जो तुम मुझे देनी हो, हाँ वो जल्दी करो, जल्दी करो, इसे जल्दी निपटाओ। यही हो रहा है, यही हो रहा है। और वे दशकों से ऐसा कर रहे हैं और अंदर के सभी लोग इसे जानते हैं। और यह लगभग एक चलती हुई मजाक की तरह है। और शायद यही कारणों में से एक है कि दलदल को सुखाना इतना कठिन था, क्योंकि आपके पास ये सभी लोग हैं जो मूल रूप से करदाताओं और सरकार से लाभ उठा रहे हैं। और अगर आप इसे नैतिकता सिद्धांतों या नैतिकता के नाम पर हटा देते हैं, तो आप उनकी आय का स्रोत हटा देते हैं। और फिर वे क्या करेंगे? ये महिला असली दुनिया में क्या करेगी? अपने आप से ये पूछें। आपको क्या लगता है, ये महिला कितने प्रकार के कितने सामान और सेवाएं प्रदान कर सकती है? उसकी उत्पादकता क्या होगी? अगर उसे केवल उसकी उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया जाता, तो आपको क्या लगता है कि उसे कितना भुगतान मिलता? जवाब है 30 मिलियन से बहुत कम। शायद वह सालाना 75,000 कमा रही होती, शायद वह उबर चला रही होती, कौन जानता है। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये लोग इस लाभ को जारी रखने के लिए अत्यधिक प्रेरित हैं। उनके पास कोई नैतिकता नहीं है, उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, नहीं तो वे इस स्थिति में शुरू से ही नहीं होते। क्योंकि आप सोचते हैं कि जो इस ऑपरेशन को चला रहा है, ये यूएसआईडी, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल उन्हें पता है। वे अंदरूनी व्यक्ति हैं। यही तरीका है। यही कारण है कि वे सबसे पहले इस पद को लेते हैं। और यही कारण है कि उन्हें नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जो लोग नियुक्ति कर रहे हैं, वे जानते हैं कि वे राज नहीं खोलेंगे। तो तथ्य यह है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इसे देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल शानदार है। मुझे यह पसंद है। मुझे यह पसंद है। मेरा मतलब है, भले ही आप बहुत सारे धोखाधड़ी को कम न करें, तथ्य यह है कि लोग अब इसके बारे में जानते हैं और आप इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। मेरे लिए यह सबसे बड़ा कीटाणुनाशक है। और भले ही यह सब डोज करता है, मुझे लगता है कि इसने औसत जो और जेन के लिए सुई और कथा को वास्तव में आगे बढ़ाया है और वे नाराज होने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहां तक कि डेमोक्रेट्स भी इससे नाराज हैं। अरे दोस्तों, मैं आप में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रेबेल कैपिटलिस्ट से मिलने का मौका मिलता है। ये ऑरलैंडो में है 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट एएसएपी प्राप्त करने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस थोड़ी सी अंदरूनी जानकारी, यदि आप अपने टिकट जल्दी प्राप्त करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं, टिकट की कीमत बढ़ जाती है। तो इंतजार मत कीजिए,
अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें। और मैं आपको ऑरलैंडो में 30 मई से 25 मई तक देखूंगा।